नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पेश है एक नया मुकदमा कानून का डॉक्टर 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस एपिसोड में। जी हाँ जनाब, मुकदमा फिर एक बार भारत की जनता और दुर्दांत आतंकवादी यासीन मलिक के खिलाफ है। देश इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतने खतरनाक आतंकवादी, इतने दुर्दांत अपराधी जिसका अपराध स्वयं सिद्ध है, जिसने प्लीड गिल्टी किया है, उसको अगर सज़ा देने में भारतीय अदालत को, भारतीय न्याय व्यवस्था को 33 साल लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। उस समय की हुकूमत जिसके राज में, जिसके दौर में यासीन मलिक खुलेआम AK-47 लेकर मौत का तांडव कर रहा था, उन पर भी सवाल उठता है। सारी चर्चा होगी इस मुकदमे में। तो जनाब, मैं मुकदमे पे आऊं और मुकदमे का विषय यही है कि अगर इतने दुर्दांत अपराधी को इतने सालों बाद भी फांसी नहीं, तो फिर फांसी की सज़ा का मतलब क्या है? क्या फिर हम भारतीय न्याय व्यवस्था से फांसी जैसे सज़ा को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें? यही सवाल है। और मैं इस एपिसोड के अंत में, आप यहाँ बने रहिए, यह आपको बताऊंगा कि क्या शातिर और चालाक यासीन मलिक फांसी की सज़ा को डॉज कर पाएगा? क्या वो अंततः फांसी की सज़ा से बच पाएगा? इसी का कानूनी अन्वेषण, लीगल एनालिसिस हम इस एपिसोड में करेंगे। तो जी हाँ जनाब, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि यासीन मलिक को जब फांसी होगी तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। यही मेरा प्रयास होगा, यही 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का प्रयास होगा। तो जनाब, आइए हम पहले फांसी के फंदे तक यासीन मलिक को धीरे धीरे पहुंचाएं। उसके पहले ज़रा यासीन मलिक एज ए कैरेक्टर, एज ए पर्सन समझने की कोशिश करते हैं और गौर करते हैं, समीक्षा करते हैं और पोल भी खोलते हैं चंद ऐसे राजनीतिक नेताओं का जो इस वक्त यासीन मलिक के उम्र कैद की सज़ा पर भी सवाल उठा रहे। एक हमारे पुराने दोस्त हैं तारेगामी साहब, गुप्तकार अलायंस के नेता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो पहली गोली आतंकवादियों की वैली में चली थी, कश्मीर घाटी में चली थी, उसमें मरने वाला व्यक्ति कौन था? वह भी तो आपका भाई था। आपको उसकी मौत पे सवाल नहीं दिखता, उसके मौत पे आप न्याय नहीं चाहते, और आप यासीन मलिक जैसे दुर्दांत अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। तारेगामी साहब, भूलिएगा मत, ये गोली आप पे भी चल सकती। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। इनको पालना सांप को दूध पिलाना है, वो डसेगा ही डसेगा, आपको डसेगा, आप बच गए तो आपके परिवार को डसेगा। तो आतंकवाद के जड़ों को पोषित और पल्लवित न करें तारेगामी साहब। इन्होंने अगर बीजेपी के नेताओं की वैली में हत्या की थी तो कांग्रेस नेताओं की भी हत्या करी है, CPI के नेताओं की भी हत्या करी है, CPI-ML के भी नेताओं की हत्या करी है, हर उस व्यक्ति की, जज की हत्या करी, पुलिस की हत्या करी, फौजियों की हत्या करी, हर उस व्यक्ति की हत्या करी जो ये कहता था कि भारत के संवैधानिक दायरों के मद्देनज़र अपनी मांग रखो, शांति से जियो और जीने दो और राजनीतिक लड़ाई लड़ो। लेकिन नहीं, इन्हें तो बंदूक के दम पर आज़ादी चाहिए। हम लेके रहेंगे आज़ादी, 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 ये नारा है इनका। JKLF का सरगना पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग करता है। और शर्म कीजिए महबूबा मुफ्ती जी, आज आप इस फैसले की आलोचना कर रही हैं कश्मीर में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। उस दिन कहाँ थी आप जब ये शांति व्यवस्था का नंगे बलात्कार कर रहा था? और तो और, मुल्क की चिंता ना हो, मुल्क के आइन की चिंता ना हो, मुल्क के संविधान की चिंता ना हो, चलता है। अपने खून की तो लज्जा रख लो मेरी बहन, मेरी आपा। थोड़ा तो सम्मान कर लो अपनी बड़ी आपा का, रुबिया शहीद का, जिसका अपहरण इसी यासीन मलिक ने किया था।
क्या वह भी भारत सरकार की साजिश थी? आपके पिताजी गृह मंत्री थे, छोड़ दिया। दुर्दांत आतंकवादियों को रूबिया शहीद के बदले वो फौजी जनरल मेरे मित्र हैं जो उस वक्त पीएमओ में तैनात थे, जो यहाँ भारतीय सेना मुख्यालय में तैनात थे, और उन्होंने बार बार यह प्रस्ताव दिया था कि मुझे एक मौका दिया जाए, भारतीय फौज को एक मौका दिया जाए कार्रवाई करने का, और हम बहन रूबिया शहीद को सुरक्षित लेकर आएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, उनके सामने क्या रट लगाया था आपके पिताजी ने? मैं माइनॉरिटी हूं, मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरी बेटी को शहीद किया जा रहा है। अगर मैं हिंदू होता तो आतंकवादियों के बदले उस हिंदू को छोड़ दिया जाता। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, यह आपकी सोच हो सकती है, ये भारत के गृह मंत्री की व्यक्तिगत सोच नहीं हो सकती है। और माफ कीजिएगा, मैं वीपी सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस घटना से मैं बहुत आहत था, और वीपी सिंह जी ने वो गलती कड़ी थी, छोड़ने का काम किया। आज आपका बदला पूरा होना चाहिए था, उस बहन की तरह घाटी की जिसके पति को, एयरफोर्स के उस बहन की तरह जिसकी पति को गोलियों से भून दिया था इसी यासीन मलिक ने, और जो 32 साल लड़कर आज इसको उम्र कैद की सज़ा दिलवाने में सफल हुई है। जी हाँ जनाब, तो ये हैं यासीन मलिक, और ये है यासीन मलिक से जुड़ी हुई राजनीतिक कलाबाजियाँ और कहानियाँ फैली की। आइए हम आते हैं अपने मुकदमे पर कि क्या यासीन मलिक को फांसी होगी या नहीं। मैं मुकदमे की पैरवी करूं, उसके पहले यासीन मलिक की व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी आपको ले जाना चाहूँगा। जी हाँ जनाब, ये नेता जो अपने को अलगाववादी नेता की तरह रीइम्पोज किया, रिकास्ट किया, आतंकवाद का एक लंबा दौर चलाने के बाद घाटी में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेता है, खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान की है खुलेआम, और जब वहाँ से भी इसको लात पड़ी, हाँ ये ISI दे यूज़ एंड थ्रो, जब उसको लग गया कि यासीन मलिक JKLF अब उसके किसी काम का नहीं है, तो पाकिस्तानियों ने इसको लात मारा, तो इसने यहाँ अपने को अलगाववादी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ से इसको लात पड़ चुकी थी। लेकिन ये खुलेआम एक इंटरव्यू में कहता है, मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। जी हाँ जनाब, और इसने शादी भी करी अपने से 20 साल छोटी एक पाकिस्तानी लड़की से, जिसकी माँ वहाँ की बड़ी नेता है, जिसका भाई विदेश में फंड जनरेट करने का काम करता है। मेरा व्यक्तिगत परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। जिन वो कश्मीरी भाई बहनों की बात करता है, उनसे भी निकाह नहीं करता है। निकाह के लिए फिर इसको पाकिस्तानी लड़की चाहिए, और हम उम्र नहीं चाहिए, 20 साल छोटी चाहिए। क्या पता इसमें भी ISI का कोई साजिश हो, क्योंकि ऐसे हनी ट्रैप के किस्से आम हैं जहां ISI लड़कियों के माध्यम से भारत के राजनेताओं को फंसाती है, भारत के बड़े अफसरों को फंसाती है, पत्रकारों को फंसाती है, उनके ऊपर डोरी खूबसूरती के डोरे डालती है, और फिर उनकी चाबी कंट्रोल करती है पाकिस्तान से। मुझे नहीं पता कि ऐसी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है यासीन मलिक की शादी सऊदी अरब में होती है, दुबई में होती है। 5 सितारा ज़िंदगी जीता है, 7 प्रधानमंत्रियों से सीधे तौर पर हाथ मिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री का जहाज़ इसको लेने जाता है, हर उस शख्स की हत्या कर देता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो फौज वाला हो, चाहे वो जज साहब हो, जो इनके खिलाफ इनके रास्ते में आता है। हर वो शख्स जो इसके रास्ते में आया, जिसने भारत के संविधान की बात की, जिसने भारत के आज़ादी की बात की, जिसने भारतीयों की बात की, जिसने कश्मीरियों की बात की, जिसने कश्मीरियत की बात थी, उसको यह चुटकियों में मौत की घाट उतार देता था। चाहे वह कोई पुलिस वाला हो, चाहे वह कोई जुडिशरी हो का अफसर हो, चाहे वह कोई जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, फौजी हो। इसकी अदालत का त्वरित फैसला होता था, सजाए मौत। लेकिन कहते हैं ना, दी व्हील्स ऑफ कर्मा कम बैक, तो व्हील्स ऑफ कर्मा ने आज इसको यह मजबूर कर दिया
कि यह उसी भारतीय अदालत में जहां यह मौत की सज़ा जिस अदालत के अफसरों को, जजों को यह खुलेआम कश्मीर की सड़कों पर देता था, उसी अदालत से आज रहम की भीख मांग रहा है और प्लीड गिल्टी और मर्सी की अपील कर रहा है। और इसके लिए फ़िलहाल यह मौत से बच गया है। मैं इस एपिसोड में खुलासा ज़रूर करूंगा कि इसको मौत की सज़ा लगेगी या नहीं लगेगी। इसकी शादी भी एक पाकिस्तानी लड़की जो इससे 20 साल कम उम्र की है उससे इसने की है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो जनाब, जो यह पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया है, खुलेआम पाकिस्तान की वकालत करता है, मुझे गर्ज तो और शिकायत तो उन प्रधानमंत्रियों से है जिनसे यह सीधे वार्ता करता था, रूबरू होता था, हाथ मिलाता था और जिस प्रधानमंत्री का प्लेन इसको लेने कश्मीर जाया करता था। 5 सितारा ज़िंदगी जीने का आदी यासीन मलिक आज जेल के सलाखों में शायद 2 रोटियों की भीख मांग रहा हो। न्याय में देरी ज़रूर हुई, लेकिन न्याय आया। सवाल वैसे न्याय व्यवस्था से भी है कि ऐसे अगर दुर्दांत आतंकवादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में, फांसी के फंदे तक लाने में 30-30 साल और 32-32 साल लगेंगे, तो जनाब ऐसी न्याय व्यवस्था से देश की जनता का विश्वास जल्द ही उठ जाएगा। यह हम बिल्कुल याद रखें। तो जनाब, यासीन मलिक को अभी जो सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है, वह टेरर फंडिंग मामले में हुई है। लेकिन यासीन मलिक पर 60 से ज़्यादा मुकदमे, यस, मोर देन 60 केसेस आर पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ मर्डर, ऑफ किडनैपिंग। सो अगर जहाँ पे इसका अपराध सिद्ध होना तय है, क्योंकि उसके एविडेंसेस हैं, उसके गवाह मौजूद हैं और उन केसों में रहम की, मर्सी की कोई गुंजाइश नहीं होगी और अंततः इसको फांसी के फंदे तक जाना ही होगा। बकरे की अम्मा खैर मनाएगी तो कई दिन। तो जनाब, वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से मुकदमे हैं, सबकी चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य मुकदमों की मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। जनाब, इसने पहली हत्या एक बीजेपी नेता की थी 2017 में और उनका नाम था टप्पू। तो जनाब, इसने वहाँ से अपनी शुरुआत की। पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग लेकर आता था और जो जज साहब थे जिन्होंने भाजपा नेता टप्पू के, इनका पूरा नाम था टीका लाल टप्पू, तो जो भाजपा नेता टीका लाल टप्पू के बाद इसने जो दूसरी हत्या की वो एक जज साहब की थी जिसने यासीन मलिक के गुरु मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। मकबूल भट्ट पर आरोप जे.एन.के पुलिस के एक इंस्पेक्टर को मारने का था और उस केस में जब उसको मौत की सज़ा सुनाई गई तो ये यासीन मलिक खुलेआम जज साहब को हरिनगर स्ट्रीट कश्मीर में मार डाला। यह इसका आतंक था, कोई भी इसके खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन आज उन्हीं जज साहब के साथ, उसी बिरादरी के लोगों के साथ, उसी भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ, उसी कोर्ट में आज ये रहम की भीख मांग रहा है जहां कभी यह मौत की सज़ा सुनाने वाले जज साहब लोगों के फैसले मौत के द्वारा किया करता था। तो दिस इज़ द व्हील ऑफ कर्मा विच कम्स बैक। इसने रूबिया सईद जो तत्कालीन भारत के गृह मंत्री की बेटी थी, उसकी किडनैपिंग केस में भी इसका नाम आया और आज यह भी मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा 60 से ज़्यादा मुकदमे यासीन मलिक पे चल रहे हैं। फ़िलहाल इसको टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो एयरफोर्स के अधिकारियों को, 4 अफसरों को इसने जिंदा दीन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, 40 लोगों को घायल कर दिया, वह मुकदमा भी सीबीआई की अदालत में पेंडिंग है, विचाराधीन है। और इनमें से खास करके मर्डर वाले मुकदमे में पूरी की पूरी गुंजाइश है, इट्स ए क्लोज टाइट केस, कि इसको अंततः फांसी होगी।
फ़िलहाल यह उम्र कैद की सज़ा पर खुश है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके फांसी की सज़ा की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और कानून के प्रति आपका विश्वास बढ़ा है या कम हुआ है, और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना भी ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए मुकदमे के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए।